थैंक यू मैम। बात कर रहे हैं। ओके, नमस्ते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप कुछ जान पा रहे हैं कि आप जो फिजिकल, जो हमारा स्थूल, जो हम मोटे तौर पे जो देखते हैं, उसके बैकग्राउंड में हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है और वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आप सब ये जानने लग गए होंगे शायद, क्योंकि हमारे 15-16 एपिसोड हो चुके हैं। और 15-16 एपिसोड में हमें ये तो बात समझ आ गई होगी कि हमारा प्राणमय शरीर कितना 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 इम्पोर्टेंट है ना। आई थिंक आप सब समझ चुके होंगे। और जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारा प्राण शरीर भी जाएगा, मन शरीर भी जाएगा, कारण शरीर भी जाएगा। और अगर हमने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी हैं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ब्लिस बॉडी भी साथ में जाता है। और जैसा कि अभी मैम ने कहा कि जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है और मणिपुर चक्र है, उसको हम इस तरीके से समझें कि जैसे ये एनोडिया जूडियथ का जो बुक है, मैं उनकी पुस्तक से ये शब्द ले रही हूँ। वो ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा 4 साल का होता है, तो 4 साल का होते होते उसके अंदर जो नेवल का जो सेंटर है वो डेवलप होने लगता है। नेवल सेंटर का मतलब मणिपुर चक्र में ईगो का जो सेंटर है, ये ईगो का सेंटर है जो हम मणिपुर चक्र में हमने बात की है। और आप ये देख रहे होंगे कि जब हमने मणिपुर चक्र किया था, तो उसमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड, वो सारे ऑर्गन्स वहीं ईगो के, यानी कि उस प्लेक्सिस के चारों तरफ ही वो सब रहते हैं। जैसे लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज, एड्रीनल ग्लैंड, ये सारे चारों तरफ उस नेवल के चारों तरफ है। और वहीं पर हमारा ईगो रहता है। और नीचे के जो दो सेंटर हैं, पिछली बार जब एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जो मूलाधार चक्र है और जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो हमारा मैनिफेस्टेशन यानी कि कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र। और जो हमारा विशुद्धि चक्र से ऊपर जो आज्ञा चक्र है, बिंदु चक्र है, सहस्रार है, ये हमारा ज्ञान क्षेत्र है। एक हो गया कर्म क्षेत्र, एक हो गया ज्ञान क्षेत्र। जो ज्ञान क्षेत्र है उसको हम कहते हैं कि हम लिबरेशन की तरफ, लिबरेट होना। और जो नीचे का कर्म क्षेत्र है, मैनिफेस्टेशन। और इन दोनों के समन्वय से हमारी जिंदगी चलती है। दोनों के समन्वय से हमारी जिंदगी चलती है। अगर हम सिर्फ ज्ञान क्षेत्र को डेवलप कर लें तो भी काम नहीं चलेगा, और कर्म क्षेत्र को डेवलप कर लें तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसी को हम इनफाइनाइट साइन बोलते हैं, ऐसे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट साइन है। एक तरफ आपने ज्ञान सीखा, एक तरफ आपने मेडिटेशन किया, एक तरफ आपने स्वाध्याय किया, एक तरफ आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, और दूसरी तरफ आपने कर्म क्षेत्र में उसी ज्ञान को उतार दिया। ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। और ये जैसे जैसे चलेंगी उतनी ही आप तराशे जाओगे, उतने ही आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपका एक्सपीरियंस कन्वर्ट इनटू विजडम। यानी कि जो आपने अनुभव किया वो आपकी प्रज्ञा बनती चली गई। और जैसे ही प्रज्ञा आने लगेगी वैसे ही अहंकार भी पनपने लगता है। ये चीज बहुत, हम आयुर्वेद में बोलते हैं इसको प्रज्ञा अपराध। मतलब आयुर्वेद ने तो ये लिख दिया है नीता मैम, मतलब स्टार्टिंग में ही, कि सारे रोगों की जो जड़ है वो प्रज्ञा अपराध है। मतलब कहीं से भी कोई रोग आया हो वो प्रज्ञा अपराध से आया। हम पहली डेफिनेशन यही देते हैं कि
जैसे जैसे हम पक्व होते हैं ना, पक्व अवस्था जाने लगेगी, वैसे वैसे हमारा प्रज्ञा बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ते ही अहंकार आएगा, और अहंकार आते ही हम गलतियां करेंगे, गलतियां करते ही हमारा कर्म खराब होगा, कर्म खराब होते ही हम रोग में जकड़े जाएंगे, या तो ईगो वाला सेंटर, नेवल सेंटर, या स्वादिष्ठान, या मूलाधार। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान की जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से भी पहले नाड़ी शुद्धि हमें सीखना है। तो हम कल उसका, उस वक्त हम उसका बेसिक हम जान चुके थे कि जो बिगनर्स हैं उनको सिर्फ आपने पूरक करना है और रेचक करना है, हम यहाँ पे हमने उसको छोड़ा था। अब ये बिगनर्स के रूप में तो हमने सांस लिया और छोड़ा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब इसमें आप देखो कि मैंने कुछ नाड़ियों के नाम लिखे हैं जो हम पिछली बार बात कर रहे थे, उन्हीं नाड़ियों में से मैं कुछ बात करती हूँ। कि जैसे हमने जो नाड़ियां ली थी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, और उसके साथ हमने कुछ नाड़ियों की बात की थी, जैसे कि गांधारी, हस्तजीवा, हुहु, शंखिनी, सरस्वती, पयस्विनी, यशस्विनी, पूषा, अलम्बुषा, वारुणी, और विश्वोदरी। अब आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ? आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जैसे ही इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, तो जो इनहेल है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाली जो नाड़ियां हैं, उसमें आती है गांधारी, जैसे आई से लेके नीचे के पैर के अंगूठे तक, आंख से लिया और पैर के अंगूठे तक गई। हस्तजीवा भी आंख से गई और पैर के अंगूठे तक। कुहू गले से नीचे एनस तक, एनल रीजन तक। शंखिनी गले से लेके एनल रीजन तक। सरस्वती, पयस्विनी, कनफट वाली, जो कान में कमंडल डालते हैं, ये है ऊपर से नीचे। अब आपने जैसे ही इनहेल किया, नाड़ी शुद्धि की ही बात आ रही है, तो आपकी वो जो नाड़ी, नाड़ी तो चल रही है, लेकिन अगर वो बीच में कहीं ब्लॉक्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इनहेल करने से ये नाड़ियां, जितनी भी नाड़ियां हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ कनेक्ट होती हैं, वो सब खुल जाएंगी। अब आपने एक्सहेल किया, तो एक्सहेल करते हैं जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं, तो उसमें जो नाड़ियां हैं, जैसे यशस्विनी है, पूषा, एलम्बूषा, वारुणी, विश्वोदरी, ऐसे और भी बहुत सारी नाड़ियां हैं। तो ऊपर और नीचे का जो ये हमारा जो रिलेशनशिप है, इसी को हम इनफाइनाइटी भी बोलते हैं, इसको हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ का जो बैलेंस है, ये हमें नाड़ी शुद्धि से सीखने को मिलता है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, हम सब जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो आसन और प्राणायाम दोनों को हमें साथ लेकर अपना एक्सरसाइज करना है। जैसे कि मान लो कि आप जब कोई भी, हम मान लो कि अभी हम जो आसन करेंगे, हम सीखेंगे पाद हस्त आसन, सपोज कर, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि पाद हस्त आसन, अ, पाद हस्त आसन ऐसे होता है कि जैसे हम खड़े हैं और आगे की तरफ झुक के पाद हस्त, यानी कि पैरों के हाथ लगाना, ये इस तरीके से हम सीधे खड़े हैं और हम झुक रहे हैं, और झुकते हुए हम नीचे पैरों के हाथ लगा रहे हैं, पाद हस्त आसन। अब उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी स्थिति, हम अपनी स्थिति को बनाएंगे। स्थिति को बनाने के बाद हम अपना जो इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम पहले 2 मिनट तक, जल्दी नहीं करनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी अपनी प्रैक्टिस करें, कोई भी प्राणायाम करें, भले ही मेडिटेशन भी करें, तो मेडिटेशन करते हुए या कोई भी एक्सरसाइज करते हुए पहले आपको स्थिरता रखनी है।
उसको बोलते हैं काय सेथेरियम, या हम सुख आसन बोलते हैं। तो जब हम आराम से बैठ जाएंगे, हम बैलेंस्ड हो जाएंगे, उसके बाद हम आराम से अपनी उस पाद हस्त आसन को करेंगे। तो जैसे ही हमारी बॉडी, ये एक रूल है कि जैसे ही हमारी बॉडी के पास आती है, यानी कि हमारे हाथ जैसे जैसे पास आएंगे, हमारा एक्सहेल होगा, एक्सहेलिंग। और जैसे जैसे हम सीधे होंगे, हमारा इनहेल हो जाएगा। जैसे जैसे हम झुकेंगे, हमारा एक्सहेल। तो ये हमारे नाड़ी शुद्धि का भी, प्राणायाम का भी एक सिद्धांत है कि आपको प्राणायाम और आसन दोनों आपको लगातार इकट्ठे ही करने होते हैं। ये नहीं कि आपने लेग्स को इधर किया, लेट के जब हम करेंगे तो हम सांस को तो छोड़ देते हैं और उसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए फायदा नहीं होता है। इसलिए आपने देखा है, जो तितली आसन बहुत सारे लोग करते हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते सांस का पता ही नहीं। तो वो भी तितली आसन, वो तितली आसन नहीं होता। उसके साथ हमें साथ में अपने सांसों को एक रूपता देनी होती है, ताकि हमारी जितनी भी ये नाड़ियां हैं, सब नाड़ियों आपस में बैलेंस बनाने लगे, सब खुलने लगे। और मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र बहुत क्लोज हैं, इसलिए इन चक्रास को खोलने के लिए कुछ पर्टिकुलर आसन हैं जो हमें करने हैं। अगर हम चाहें तो नाड़ी शुद्धि को अकेले को भी कर सकते हैं। एक रूल है कि नाड़ी शुद्धि को अगर हम अकेले करते हैं तो उसको फिर हम प्रॉपर फॉलो करें, 1 महीना 2 महीने हम उसको प्रॉपर फॉलो करें। तो हम सबसे पहले नाड़ी शुद्धि का ही जो पहला पोर्शन है वो हमने कर लिया था, कि जो हमने पूरक किया और रेचक किया, यानी कि इनहेल और एक्सहेल। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए 15 दिन तक, आपको ये लगने लगे कि मेरा सांस सही चल रहा है, कहीं पे मेरे हैवीनेस नहीं है, वो हैवीनेस अगर नहीं है, तो उसके बाद फिर आप कुंभक लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको कुंभक नहीं लगाना है। आप कुंभक लगाने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने इनहेल किया, होल्ड, इतना इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको करेंगे, 15 दिन आपने पूरक और रेचक करना है, यानी कि इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। जब आप इनहेल करेंगे तो आपके नाभि के नीचे तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होना चाहिए। एब्डोमिनल जब ब्रीदिंग होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके। और उसके बाद फिर आपने एक्सहेल करना है। एक्सहेल करते हुए आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मेरे लंग्स तक, यहाँ तक बिल्कुल खाली हो गया है सब कुछ। तो दो तरह की कुंभक होते हैं। एक कुंभक है इंटरनल, जो हम अंतः कुंभक बोलते हैं। एक होता है बाह्य कुंभक होता है। तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी है कि पूरक और कुंभक, यानी कि अंतः कुंभक। आपने इनहेल किया, होल्ड, होल्ड। अकेला ये नाड़ी शुद्धि अपने आप में सफिशिएंट है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इनमें अगर कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेजेस है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप इन थ्रू दीज नाड़ीज जो हमने बोली हैं, सारी नाड़ियां, ये ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे का और नीचे से ऊपर का कनेक्ट होने लगता है। इसी को हम लिबरेशन और मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की भाषा में हम बोलते हैं लिबरेशन, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ उठना और ऊपर से नीचे की तरफ जाना। इसका मतलब ये है, अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं, कि हम जब ज्ञान हमने सीखा, तो क्या हम कर्म क्षेत्र में
पारंगत हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जब हम कर्म क्षेत्र में पारंगत होते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल का मतलब ये कि जैसे मान लो कि हम केक बनाना सीखते हैं, हलवा बनाना सीखते हैं, तो कर्म क्षेत्र हुआ ना हमारा हलवा बनाना। हमने नेट के ऊपर पढ़ा कि ऐसे हलवा बनेगा, ऐसे है केक बनेगा। और जब हम कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो खराब हो जाएगा केक, पहली बार तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, पहली बार इतना अच्छा हलवा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कर्म क्षेत्र में भी हमें पारंगत होना है। इसीलिए योगः कर्मसु कौशलम, कि बार 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 अपने कर्मों को करने से ही कुशलता आती है। और यही हमारा नीचे का मूलाधार और स्वाधिष्ठान जो चक्र है, वो अगर हम पारंगत करना चाहते हैं तो हमारी नाड़ी शुद्धि के साथ साथ हमें कर्म क्षेत्र में भी उतरना पड़ेगा। ये हमें सीखना है कि जब तक हम अपनी पैरों की मूवमेंट को नहीं करते हैं। इसमें जो नाड़ी शुद्धि के बाद एक हमारा आता है पवन मुक्ता आसन। पवन मुक्ता आसन होता है कि जब हम लेट कर और हम अपनी लेग्स को फोल्ड करके पेट के पास लेके जाते हैं इस तरीके से। तो हम जब इस तरीके से लेके जाते हैं तो ये पवन मुक्ता आसन है। पहले सीधे लेटेंगे, ब्रीदिंग करेंगे आराम से 2 मिनट, आराम से हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी दोनों पैरों को मोड़ कर पेट के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथों से इसको होल्ड करेंगे, तो हम एक्सेल करेंगे और होल्ड कर लेंगे, यानी कि बाह्य कुंभक लगाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको नीचे की तरफ ले जाके फिर से लेट जाएंगे। ये जो पवन मुक्ता आसन है, इसे आप देख रहे हैं कि जहां पे मेरा ये अंगूठा लगा हुआ है, ये हमारा मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करता है इस तरीके से। ये पवन मुक्त आसन भी है। और ये साइकिलिंग भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। साइकिलिंग में क्या होता है कि ये इस तरीके से हमने किया लेग्स को, और उसके बाद हमने नीचे की तरफ, ये साइकिलिंग है ऊपर की तरफ विपरीत करनी। और ये इससे क्या होता है कि अब आपने देखा होगा कि जो वेरिकोज वेन्स हैं, बहुत सारे आज की जो लगभग 40% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, या किडनी के डिसऑर्डर की शिकायत है, या फिर यूट्रस में ट्यूमर, सिस्ट होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। ये सब चीजें जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं होती। इसके लिए जो दो हमारे आसन हैं, एक तो विपरीत करनी, ये वाला कि हमने जैसे लेटे और उसके बाद हमने 90 डिग्री के ऊपर हमने ऐसे पहले सांस को भरा। भरने के बाद जब हम धीरे धीरे जब लेग्स को हम जब पास में लाते हैं बॉडी के, तो ये विपरीत करनी हो गया। और हमने सांस को होल्ड कर लिया 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को होल्ड करे करे हमने दोबारा से इसको वापिस अपने सीधा स्ट्रेट पोजीशन में ले आना। अब ये जो मूवमेंट है हमारी, ये वाली जो मूवमेंट है, ये हमारे जो हमारी वायु है, जो अपान वायु है, उसकी मूवमेंट करता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट करता है। जो हमारा सेक्रल प्लेक्सिस है, कॉक्सीजियल जो प्लेक्सिस है, जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र का एरिया है, उसकी मूवमेंट करता है ये। तो आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं इसको, जो विपरीत करनी है और जो पवन मुक्ता आसन है। आप वीक में एक बार भी करेंगे तो भी चलेगा। पूरा हफ्ता आप नाड़ी शुद्धि करिए, लेकिन एक नियम बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं मुझे 1 वीक में नाड़ी शुद्धि करना है, सुबह और शाम करना है। मेरे पास आप में से ही कुछ का फोन आया और उन्होंने पूछा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये जो पुस्तक है बिहार स्कूल ऑफ योगा, इन्होंने तो एज पर घेरन संहिता उन्होंने लिखा है कि 4 बार आपको नाड़ी शुद्धि करना है। पर हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम मॉर्निंग और इवनिंग अपनी नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। तो नाड़ी शुद्धि आप पूरा हफ्ता भर करिए, क्योंकि वो इजी भी है और वो हम कर भी सकते हैं।
लेकिन अगर हमें ये पवन मुक्ता आसन और विपरीत करनी, या हमें साइकिलिंग करनी है, तो आप वो वीक में भी कर सकते हैं। कि आप बना लीजिए अपना प्रोग्राम कि मुझे एवरी संडे या एवरी सैटरडे करना है, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब कि आपको फिर हर संडे को ही करना है। और अगर आप रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, तीन ही चक्रों के ऊपर ज्यादा काम करना है। जैसे जैसे हम मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर की तरफ उठेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ईगो और ऑटोमेटिकली हमारा जो अनाहत चक्र है वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होने लगता है। ये स्टेजेस हैं अलग अलग। ऐसे ही मेरे को भी आज से 10-15 साल पहले ऐसे मुझे महसूस होता था कि अब इतना पुस्तक पढ़ लिया तो शायद एनफ है, बहुत है। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता लगा कि अहंकार कैसे मिटता है और ज्ञान कैसे बढ़ता है। अब ज्ञान बढ़ने के बाद कर्म क्षेत्र में कदम रखने के लिए अभी पीछे 5-6 सालों में ही कर्म क्षेत्र में कदम रखा। क्यों? क्योंकि उससे पहले लगता था कि ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ज्ञान से सब कुछ नहीं होता है। कर्म क्षेत्र में हमें उतरना ही पड़ता है। और कर्म क्षेत्र में जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, तभी ये विशुद्ध प्रेम अब समझ आने लगा है कि विशुद्ध प्रेम का मतलब है अब आपका खुद का इस अस्तित्व बचा ही नहीं। आप अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हो और दूसरे के अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हो। तो ये स्टेजेस हैं ऑटोमेटिकली। और प्रेम के साथ ही, विशुद्ध प्रेम के साथ ही सेवा भी आती है। तो हम मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ जब उठते हैं, तो दो ही चीजों का, जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, कि जो हमारा रिलेशन विद हमारा जो जन्म स्थान है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ, और हमारे सराउंडिंग के जो हमारे संबंधी हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसी है। और हमारी जो प्रॉपर्टी है, उस वक्त हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे 4 साल की उम्र में ईगो डेवलप होने लगता है। जैसे आज ही मेरे ऑफिस में एक हमारा सर्वेंट है, उससे मैंने पूछा कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। तो उसने कहा जी 5 साल का है और एक बेटी 12 साल की है। तो मैंने कहा कि जब तुम उसको धमकाते हो अपने बच्चे को, तो क्या वो नाराज होता है? क्या वो, तो उसने कहा जी बिल्कुल नाराज होता है, और वो तो कभी कभी खाना भी नहीं खाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईगो है, जो मणिपुर चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, जो रिलेशनशिप है, जो सोशल होना है, वो 4 साल का बच्चे से लेके और 12 साल के बच्चे तक वो सोशल होना सीखता है। इसीलिए शायद मुझे लगा उससे बात करते करते कि गुरुकुल में 3 साल 4 साल के बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। मैं भी गुरुकुल की पढ़ी हुई हूँ, और मैं भी बहुत रोई थी कि मुझे गुरुकुल में मत भेजो, मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ रहना है। लेकिन मेरे फादर खुद ही मुझे गुरुकुल में छोड़ के आए। तो सोशल होना सीखा वहां पे। हम जब गुरुकुल में गए, सारा लड़कियों का गुरुकुल था, तो उसमें आप सुबह मॉर्निंग में उठना सीखते हो, कपड़े धोना सीखते हो, खाना बनाना सीखते हो, दूसरों के साथ बिहेवियर सीखते हो। कितने सारे काम हैं जो हमें आते हैं जब हम एक सब कंबाइंड रूप में हम जब रहते हैं, तब हमें ज्यादा आते हैं, बजाय कि हम एक आइसोलेटेड फैमिली में रहें। तो उससे हमारे बच्चे इतना नहीं सीख पाए जितना हम सीख पाए। अब बच्चे जब 12वीं के बाद जाते हैं तो वो शायद ज्यादा सीखते हैं, है ना। तो मैं उससे पूछने लगी, तो उसको मैंने पूछा, तो उसने कहा जी बिल्कुल नाराज हो जाता है वो, और खाना भी नहीं खाता है, कभी कभी होमवर्क भी नहीं करता है। तो धीरे धीरे हमारे जो सेंटर्स डेवलप होते हैं, उसमें बच्चा हमारे घर की कहानी भी सुनता है। तो ये कन्वर्सेशन विद गॉड में जो सेकंड पार्ट है नील डोनाल्ड का, उसमें ये भी लिखा हुआ है, जो हमने पिछली बार शायद डिस्कशन में वो शुरू होते होते रह गया था। कि उसमें ये लिखा था कि जब हम मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र डेवलप हो रहा होता है, और साथ में हमारे सराउंडिंग में बातें चल रही होती हैं,
हमारे घर में ही कि ये जॉब तो सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और काम भी करना पड़ेगा ताकि हमारा घर अच्छा चल सके। तो बच्चे इस बात को सुनते हैं, और बच्चा यही बातें सुनते सुनते बड़ा होता है। फिर वो सराउंडिंग में देखते हैं कि हमारी तो एक शॉप थी, एक शॉप तो मेरे चाचा ने ले ली है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब ये चीजें वो सुन रहा है, और सोल लेवल पे, कहीं उसके सूक्ष्म शरीर के लेवल पे, उसके मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और वो इम्पैक्ट आते आते जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, महिलाओं को खास तौर पे ईगो, ईगो यानी कि मणिपुर चक्र तक आते आते वो मणिपुर चक्र उनका पक्का हो जाता है, और महिलाओं को ईगो का प्रॉब्लम बहुत आता है। क्यों? क्योंकि वो ये कोशिश करती हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन वीक है, तो वहां तक आते आते मूलाधार से लेके ईगो तक का जो हमारी कंडीशनिंग है ना, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर हम उसको तोड़ नहीं पाते। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि अ, जो हमारा ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन का जो बीच वाला हिस्सा है, जो एमिगडाला है, जो हमने कई बार बात की है, कि वो जो बीच का हिस्सा है जिसको हम नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स बोलते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है, और जो हमारा हायर ब्रेन है वो क्रिएटिविटी उसकी कम होने लगती है। इसीलिए नाड़ी शुद्धि इतना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। नाड़ी शुद्धि, उतान पाद आसन, पवन मुक्त आसन, पश्चिमी उतान आसन, सूर्य नमस्कार आसन, ये आसन इतने इम्पोर्टेंट है ताकि अगर फ्लो चलेगा तो ऑटोमेटिकली उस फ्लो से हम हेल्दी हेल्दी रह सकते हैं। तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जो ये प्राणायाम हैं, ये हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे, अगर बच्चे भी अगर कुछ कर सकें इसमें तो बहुत फायदेमंद होता है। रीजन ये है कि जो हम सराउंडिंग में सीखते हैं, जैसे कन्वर्सेशन विद गॉड में ही ये उन्होंने लिखा कि जब पेरेंट जब अपने आपस में हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, तो जो घर में बच्चे हैं उनको ऑटोमेटिकली ग्रेस्पिंग पावर उनकी होती है कि मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं। और जब मम्मी पापा जब बात करते हैं कि जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब ऑफिस की बात करते हैं, या आपस में उनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं, क्योंकि दोनों चक्र जो हमारे हैं मूलाधार और स्वादिष्ठान, वो रिलेशनशिप और सारी प्रॉपर्टी और हमारे ऑफिस से रिलेटेड होती हैं। तो जब वो बात करते हैं तो बच्चे एक तरफ जाके वो ये पहचान जाते हैं कि मम्मी पापा किस तरह की जो बातें करते हैं, उसके बाद हमें कैसा रिएक्शन देना। ये बात वहां पे कन्वर्सेशन विद गॉड में मैंने कैसे देखा, मैंने कैसे सीखा ये, जब मेरी डॉटर 8th क्लास में थी, तो ये हमेशा ये रहता था कि अ, हमारे जो हमारी जो फैमिली है, या हमारा हरियाणा का जो कल्चर है, उसमें हम बहुत साधारण शॉर्ट नहीं डालना है, कट स्लीव्स नहीं डालना है, इस तरह का कल्चर हमारी गांव से जब हम आते हैं तो हम इस तरह के कल्चर में बड़े हुए। अब बच्चा हमारा चंडीगढ़ में पढ़ रहा है तो वो इस तरह के कल्चर में नहीं बड़ा हो रहा था। तो हमारे घर में कोई भी आ रहा था तो वो ये कह रहा था कि इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये मुंह फट है ऐसा बोल देती है, इस तरह की बातें होती थी। तो मैं इतना पजल रहती थी कि मैं रोती थी इवन, कि मेरे को ये तकलीफ होती थी कि मेरे पेरेंट्स ने जो शिक्षा दी है मैं उसको मानूं, या मेरा जो दिल कहता है मैं उसको मानूं, किस तरीके से मैं बिहेव करूं अपने बच्चों के साथ। तब मुझे नील डोनाल्ड का बुक मिला, कन्वर्सेशन विद गॉड, और मैं उसको पढ़ने लगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आपके पास अंदर से है उसी को आप बाहर उसको रिफ्लेक्ट करो, ना कि आप एक ये शिक्षा दो कि सदा सत्य बोलो। वो ये कहने लगे कि जो आप बनावटी बातें करते हैं, या जो आप कहीं से लेकर आए हो उन बातों को, अगर उन बातों को अगर आप करोगे तो आपके बच्चे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे उसमें एग्जाम्पल दे रखा था कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ का
या पेरेंट्स का झगड़ा होता है, तो वो एक तरफ कमरे में चले जाते हैं और बच्चे दूसरे कमरे में बैठे। तो सेम मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही थी उस वक्त, कि हम आपस में इस बात पे झगड़ा होता था कि भाई बच्चे को किस तरीके का डायरेक्शन देना है। अब ये होता था तो एक तरफ हो जाते थे बच्चे, एक तरफ होते थे, तो बच्चों को ये ग्रास्पिंग पावर थी कि बच्चे ये समझ रहे थे कि मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। और ऐसे करते करते उन्होंने उस पुस्तक में लिखा कि आप सामने ही झगड़ा करो अपने बच्चों के, क्योंकि उनको उस रियलिस्टिक व्यू में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इतनी सही नहीं है जितनी सही आप बोल रहे हैं कि सदा सत्य बोलो। आप अगर ये सिखा रहे हैं तो ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। तो बच्चों को रियलिस्टिक व्यू में ही रहने दो। अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो आप बच्चों के सामने ही करो कि ये मेरा पक्ष है, ये उसका पक्ष है। सेम इसी तरीके से मूलाधार और स्वाधिष्ठान जो चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है रिलेशनशिप का। अगर मेरा और मेरे बच्चे का संबंध अगर अच्छा नहीं है तो मेरे स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, और आता भी था मेरे को। ये मैं इन सब चीजों से निकली हूँ। और जैसे ही मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मुझे किस तरह का व्यवहार अपने बच्चे के साथ रखना है, किस तरीके से मुझे उसका दोस्ती दोस्ती रखना है उसके साथ, और मुझे उसकी बात सुननी भी है, ये भी मुझे समझ आने लगा कि मुझे दूसरा पक्ष भी अच्छी तरीके से सुनना है ताकि वो क्या कहना चाहती है। ये जब सारी चीजें होने लगी तो ऑटोमेटिकली हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया। और अगर शायद मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ती, कन्वर्सेशन विद गॉड, और एक पुस्तक मैंने पढ़ी डॉक्टर वेन डायर की, द शिफ्ट करके, उनकी एक छोटी सी मूवी थी द शिफ्ट। वंडरफुल मूवी है वो भी, क्योंकि वो भी ऑर्फेन हाउस से आए थे, और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने वो सारी बातें, द शिफ्ट का मतलब है कि आप जैसे जैसे जिन जिन चीजों को सुनते हुए अपने आप को ऊपर लेकर जा रहे हो, आपका एक जो पारंपरिक आपका एक मिथ बना हुआ है, आप उसको तोड़ के और फिर बाहर निकल रहे हो और उसमें आगे बढ़ रहे हो। तो उन्होंने द शिफ्ट का मतलब ये बताया कि आप अब एक शिफ्टिंग मदर हो, कि आप शिफ्ट हो रहे हो। आप अपने ट्रेडिशनल जो आपकी चीजें थी उनको तोड़ के आप बाहर आ रहे हो और अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप कुछ सीख रहे हो। ये चीजें सीखने के बाद ऑटोमेटिकली सब ठीक होने लगा। तो इसके लिए भी लगभग टिल 12th क्लास तक धीरे धीरे एक जर्नी थी जिसमें मैं सीख पाई अपने बच्चे के साथ। सेम इसी तरीके से हम आपस में भी एक दूसरे के साथ, और ये इतना काम आया जो कर्म क्षेत्र है और ज्ञान क्षेत्र है, दोनों चीजें इतनी काम आई कि आज भी ऑफिस में हमारा जो बिहेवियर है, कहीं हम घर में कोई गेस्ट आते हैं उनके साथ जो बिहेवियर है, ये सारा जो हमारा एरिया है ये सारा हमारा कर्म क्षेत्र का ही है। तो इसके लिए हमें जो प्रैक्टिस है वो आपको ये बताया है कि जो प्रैक्टिस है अगर आप डेली करते हो, तो मैं डेली करती हूँ, मुझे चाहे 5 मिनट भी मिले, पर मैं कुछ 2-3 एक्सरसाइज है जो साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज है जो विपरीत करनी है, मैं वो हर रोज करती हूँ। उसका रीजन ये है कि एक तो कफ प्रकृति है थोड़ा, और एक मीनोपॉज आ गया है, तो उसमें हमारी मूवमेंट होनी बहुत जरूरी है। वैसे वॉकिंग बहुत होती है लेकिन फिर भी हमारा जो प्राणायाम का या जो नाड़ियों का जो संबंध है उसके लिए 2-3 एक्सरसाइज अगर आप विपरीत करनी भी करते हैं, विपरीत करनी मतलब कि अगर आप इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर करते हैं तो जो वेरिकोज वेन्स हैं और जो आपका फ्लो है, जो नीचे का जो एनल रीजन है जो यहाँ पर, ये जो एनल रीजन है इसमें से एयर बहुत बाहर निकलती है तो टांगों में दर्द रहता है। मोस्ट ऑफ द जो मूलाधार चक्र जिनका इम्बेलेंस होता है या बहुत ज्यादा एनर्जी डिप्लीट होती है, वायु बाहर निकल जाती है। तो वायु बाहर निकलेगी तो यहाँ पर जैसे ही हम सांस को होल्ड करते हैं तो हमारा एनल रीजन, जो जिसको हम मूल बंद बोलते हैं, वो ऐसे हो जाता है और उसकी वजह से हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, और हमारे अंदर की जो इंटेस्टाइन है या यूट्रल जो एरिया है हमारा वो ड्राई नहीं होता। तो इसलिए विपरीत करनी बहुत बहुत अच्छी करना एक्सरसाइज है। चाहिए।
मुझे लगता है कि जो अबव 40 हैं, हाँ। अबव 40 हैं, उनको अगर वो वीक में 1 डे प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे विपरीत करनी हो गई, पवन मुक्ता हो गया, और हम्म। रूटीन में अगर वो नाड़ी शुद्धि भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, है ना, तो ना करें तो चलेगा। क्योंकि उनकी अगर वो वॉकिंग भी है, तो हाँ। अगर एक्सरसाइज वो एक दिन करते हैं और प्रॉपरली करते हैं, आधा पौना घंटा लगाते हैं, तो मैं मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ ये सब चीजें। क्योंकि अगर 1 डे भी अगर हम करते हैं ना, तो वो भी अच्छा है अच्छा अच्छा। ना। क्योंकि नाड़ी शुद्धि और मेडिटेशन दो चीजें ऐसी हैं जो आपके प्राण में, कोश में, और आपके ब्लिस तक, यानी कि आनंदमय कोश तक, इनका मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर एक्सरसाइज कर लें और अगर हम फिर नाड़ी शुद्धि छोड़ दें, या एक्सरसाइज कर लें और मेडिटेशन ना करें, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीरों का जो बैलेंस है, या जो समन्वय है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब बाधा आती है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आपको, जैसे मुझे विपरीत करनी बहुत पसंद है ना, और पवन मुक्ता आसन या साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैंने अपना नियम बनाया हुआ है कि मुझे तो ये 5 से 10 मिनट करना ही है, कुछ भी हो जाए। मॉर्निंग में मेडिटेशन है, उसके बाद मुझे ये 2 आसन तो करने ही हैं। एक हम्म टाइम ऐसा था कि जब सूर्य नमस्कार मैं करती थी, तो अभी सूर्य नमस्कार को मैंने छोड़ दिया और मैं ये दोनों करने लगी। रीजन बीइंग कि आप ऑफिस में जब बैठते हो, तो आपकी लेग्स के ऊपर काफी प्रेशर रहता है। हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, तो हम्म चेयर के ऊपर बैठने से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या आता है कि आपके जो बैक वाला पोर्शन है, जो किडनीज हैं, और जो नीचे का जो पोर्शन है हमारा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सिस्टम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा जो फीकल मैटर से रिलेटेड जो सिस्टम है, वो ना स्लीपिंग मोड में चला जाता है, मतलब मूवमेंट नहीं होती उसकी। तो हम्म। मूवमेंट नहीं होगी, तो हम उसमें से 2 आसन चुन लें, चाहे पवन मुक्ता चुन लें, पाद हस्त आसन, जो हम खड़े होकर और नीचे हाथ लगाना है, या फिर हम बैठ जाएं और बैठ के हम ऐसे बैठे हैं, तो आगे हाथ लगा के जो उतान पाद आसन होता है, वो हम्म हम कर लें। आसन हमें मतलब 2 आसन ऐसे हो जो हम कर सकते हो और हमारा इंटरेस्ट बना बना रहे, तब हम्म। तो ठीक है। अगर हम ये सोचे अरे आज छोड़ो कल कर लेंगे, तो फिर हम एक ही दिन नियम बनाएं कि हफ्ते में एक दिन हमें करना है, और रूटीन में हमें नाड़ी शुद्धि और मेडिटेशन करना तो नाड़ी शुद्धि जरूरी है, मतलब अब जैसे हम शाम को भी मेडिटेशन कर रहे हैं, रात को भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तब भी क्या नाड़ी शुद्धि जरूरी है? है। अगर एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जब आप कॉन्शियसली लेते हैं तो वो फ्लो होता है। ऐसे भी हम सांस लेते रहते हैं पर कॉन्शियसली नहीं लेते हैं। तो वो हम्म, कॉन्शियस ब्रीदिंग का ही इफेक्ट आने के लिए आप बोल रहे हैं करना हाँ, चाहिए। एक्चुअली नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि जो हमने जितनी भी नाड़ियां बोली ना, हाँ इन हाँ। नाड़ियों में कहीं ना कहीं, जैसे मान लो किसी किसी के मुंह से ऐसे गंदी हाँ बदबू आती है एग्जैक्टली। ना, हाँ हाँ और भले ही वो खाना ठीक खा रहा है, हाँ। और कभी कभी अब नीचे से ऊपर की तरफ, जो नीचे से नाड़ी ऊपर की तरफ जो मुंह में आके खत्म होती है, हम्म। सूक्ष्म तल पे, हाँ। इसका मतलब उसमें कहीं ब्लॉकेजेज है, इसलिए बदबू आ रही है मुंह से। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो ब्लॉकेजेस है ना, तो इसीलिए नाड़ी शुद्धि क्या करेगी कि उसी से लेना है और उसी से छोड़ना है। आपने इनहेल किया, वहीं से एक्सहेल कर दिया, फिर दूसरी तरफ से आपने ऑल्टरनेट ब्रीथिंग हो गई, हम्म इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो हम्म वो आपको लगा कि भाई अगर मेरे को ये कहीं हैवीनेस है, इम्बेलेंस हो रहा है, तो आप उसको करके छोड़ दो, नाड़ी शुद्धि मत कर। मतलब मान लो आपको कहीं हैवीनेस फील हो रहा है, मान लो अच्छा आपकी कर लोअर रहे हैं तब। एब्डोमेन में हैवीनेस फील हो रहा है, हम्म। आपको लग रहा है कि कोई ना कोई तो रीजन है कि जिसकी वजह से मेरे पेट में भारीपन है,
हम्म। तो उन दिनों में 1 महीना अपना नियम बनाओ कि नाड़ी शुद्धि करना है, उसके बाद छोड़ दो। अच्छा, मतलब है आप ना? ये कह रहे हैं कि नाड़ी शुद्धि भी होना चाहिए मेडिटेशन के साथ साथ। मैं मानती हूँ कि होना चाहिए, तो क्योंकि पर 10 मिनट्स सवेरे और कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि सब जब 2 आवर्स हम कर रहे हैं मेडिटेशन तो 10 मिनट्स सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, स्टार्टिंग में ही कर लो, हाँ। मेडिटेशन से शुरू होने से पहले ही आप कर लो। हाँ, तो अ, जैसे आपने कहा कुंभक का प्रैक्टिस होने के बाद लगाना, तो मैं तो चलो कुंभक भी लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि हम इतना मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम कुंभक के लिए भी योग्य हैं। आपने आंतरिक कुंभक बोला और एक बाह्य कुंभक बोला, तो बाह्य कुंभक आपने कुछ मूवमेंट्स का बताया, तो दोनों में क्या फर्क है? आंतरिक कुंभक तो जो मैंने अपने सांस को होल्ड करके रखा उसको आंतरिक कुंभक बोल रहे हैं आप, है अब ना? आपने जैसी, हाँ जैसी आपने एक्सेल किया, हाँ। हाँ, मतलब पूरा एक्सेल होने के बाद। एक्सेल होने के बाद बाह्य कुंभक हो गया, होल्ड। अच्छा, मतलब जब मैंने सांस अंदर रोक के रखा तो आंतरिक कुंभक, और जब मैंने पूरी बाहर निकाल दी हवा और कुछ भी नहीं है मेरे अंदर जो बॉडी में सेल्स में है ऑक्सीजन वो होल्ड उतना, कर लिया, उसको हाँ होल्ड करके रखा तो बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक। हाँ, बाह्य कुंभक तो शुरू में कैसे करना चाहिए? पहले सिर्फ आंतरिक कुंभक करें? आंतरिक। अच्छा, और कितना सेकंड रोकना चाहिए? 5 to 10 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। हाँ, और बाह्य कुंभक अगर मान लो लगाना हो तब वो कितना भी करें? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो जैसे 5 to 7 बस। HRV ब्रीदिंग पैटर्न जो बोलते हैं आपका, वो इसी से मिलता जुलता है ना? 6-4-6-8 ऐसे कुछ है उसका रेशियो, 6 सेकंड एक्चुअली, सांस। एक्चुअली HRV अपन। उन्होंने पहले दिया है 1:1। 1:1 का मतलब हो गया कि अगर आपने 6 सेकेंड अंदर इनहेल किया है तो 6 सेकेंड बाहर निकालो। हम्म। मैं तो किरण संहिता के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1:2। 1:2 का मतलब हुआ कि इनहेल किया 5 सेकेंड और एक्सेल धीरे धीरे किया 10 सेकेंड। 10 सेकंड। रियल में तो ये बनता है ना? नहीं, गूगल वगैरह में थोड़ा डिफरेंट है इसमें। अब वो मतलब मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत हो, हाँ, वो तो वो नेचुरली ज्यादा जैसे लगता है। लॉब्सन ग्राम्पा ही ऐसे कहते थे, जो आप बोल रहे हैं ना उसी टाइप का ही था। मुझे एकदम एग्जैक्ट उसके वो नहीं मालूम है, नंबर्स याद नहीं है। हम्म। और रंजीत सर जो काफी HRV वाला ही ब्रीदिंग करते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वाला, right। तो हाँ जी। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बताया था 6-4, पर वो ना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। संगीता जी, आप क्या रोज 6 सेकंड गिनते रहेंगे, फिर 4 सेकंड होल्ड करिए, फिर 8 सेकंड छोड़िए? मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं मैथमेटिक्स ही कर रही हूँ। मतलब 5 मिनट्स में आप ऊब जाते हो उस चीज में। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जो आप वो मेरे को बता रहे हैं ना आप, नाड़ी शोधन, वो इजी है ना? आप अपना सांस लिए जो आप भर सकते हैं अच्छे से एब्डोमेन में, और फिर उतना ही सांस आप छोड़े जितना आप कर सकते। ये सेकंड्स गिनना, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट और नॉट प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से तो। और और मैम पर्पस क्या है उसका? मतलब नहीं, अगर हम मान ये लो बोल रहे कर हैं रहे हैं, कि तो उसका पर्पस यही है ना कि हम हाँ। अपनी लाइफ में हेल्दी हो, हम्म। और हेल्दी होने के साथ साथ हमारा कर्म क्षेत्र अच्छा हो। यस यस मतलब यस। कि हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर पाए, है ना? हेल्दी रहना पर्सनली ओके, लेकिन अगर हमारा बिहेवियर दूसरे के साथ अच्छा नहीं है तो हाँ। हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान नहीं खुल पाएंगे। हम्म। सुबह एक्सरसाइज कर ली, जैसे सुबह मेडिटेशन कर लिया और शाम को भी कर लिया, लेकिन दिन भर का बिहेवियर है ही नहीं हमारा। तो प्रैक्टिकल बात, मतलब कर्म क्षेत्र नाभि से नीचे और ज्ञान क्षेत्र हृदय से ऊपर, इन दोनों का समन्वय ही तो चाहिए हमें, है ना? बिल्कुल। भगवत गीता तो पूरी इसी पे डिपेंड है कि आप अब हम कई बार क्या करते हैं कि ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, कर्म क्षेत्र में जीरो। तो वो 100 और जीरो भी नहीं चलेगा। और कर्म क्षेत्र में जो कि हम बोलते हैं कि जो हमारा तमोगुण और जो रजोगुण है, उसमें कर्म क्षेत्र बहुत चलता है। लोग बहुत दान करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास ये पता ही नहीं होता कि उनका ज्ञान चक्षु नहीं पता कि हमें किस तरीके से
दूसरों को देना चाहिए, ये भी नहीं पता होता। तो दोनों चीजों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्वाध्याय भी इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है, जो हम एक्सरसाइजेस सीखते हैं, आपस में जो हमारा सत्संग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कर्म क्षेत्र खुल पाएगा। अब हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन हमने उठ के अपने बर्तनीनी में, एक भिवानी में एक जगह है, मैं अभी गई थी पिछले हफ्ते एक दिन के लिए, तो वहां पर मिट्टी से बर्तन धोते हैं। अच्छा। और मिट्टी से जब बर्तन धो रहे थे, तो जैसे हमने खाना चाय पी सबसे पहले, तो वहां पे बिल्कुल नेचुरल वे में सब सिखाते हैं। तो उन्होंने मिट्टी डाली उसमें गिलास में, और ऐसे जो मेरे साथ के थे, उन्होंने, वो मुंबई से आई हुई थी लेडीज, और उन्होंने ऐसे धो दिया। अब उन्होंने कहा कि लाओ हम आपका भी धो देते हैं, क्या ये सही है गलत है? मैंने कहा नहीं, मैं अपना बर्तन खुद धोऊंगी। हम्म। और धो भी सकते थे वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कर्म क्षेत्र में हमें डालना है अपने आप को, तो हम उनके भी बर्तन धो सकते हैं, जैसे वो धो सकती हैं ऐसे मैं भी धो सकती हूँ उनके। तो अब कर्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र तो है, ठीक है, हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कर्म क्षेत्र में बिग जीरो है, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो मूलाधार चक्र तो ओपन नहीं होने वाला, कुंडलनी नहीं जागेगी, वो सो जाएगी, क्योंकि हम सो गए, है ना, कर्म क्षेत्र में। तो ये दोनों चीजों को इनफाइनाइटी का साइन बोलते हैं, कि ये दोनों चीजें ही हैं। और बीच में जो है कोऑर्डिनेशन, जो है हमारा हृदय है। अब हृदय से नीचे और ऊपर कर्म क्षेत्र, प्रेम, और ऊपर ज्ञान, इन तीनों चीजों का ही जो कोऑर्डिनेशन है, वो ही रियल हमारा मेडिटेशन, बिल्कुल। रियल हमारा सत्संग है, स्वाध्याय हम ऐसे बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है आपकी, है ना? वो उसके लिए रियली रियली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे मैं योगा करती हूँ, सुबह सिखाती हूँ, तो सुबह भी करती हूँ, इवनिंग में भी सिखाती हूँ, तो ये सारे आसनस मैं करती हूँ, नाड़ी शोधन भी करती हूँ। तो ये तो मेरा हो गया जॉब जैसे, तो दोनों इवनिंग, तो वो ज्यादा हो रहा है या क्या? तो उसका मैं आंसर चाहती हूँ कि ये सारे आसन मैं हर दिन करती हूँ, 1 घंटे का सेशन होता है। तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी चाहती हूँ। और ऊपर से आप जो नाड़ी शोधन भी बोल रहे हैं, कि आप जैसे ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोल रहे हैं, या एक से लिया छोड़ा फिर दूसरे से लिया छोड़ा, ये कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट टाइम भी शायद ग्रुप में बहुत लोग पूछ रहे थे। नाड़ी शोधन में ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि एक बार आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, हम्म। और लेफ्ट से शुरू करने के बाद आपने इनहेल जहां से किया, लेफ्ट से किया, लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। ओके। ओके। और उसके बाद फिर आपने राइट से इनहेल करेंगे, और राइट से ही एक्सहेल करेंगे। ओके। अब उसका, उससे क्या होता है, मान लो मैंने यहां से ऐसे बंद करके और मैंने इनहेल किया, तो मेरा ये यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम होता है, और वो यहाँ पे क्रॉस करता है हमारे, हमारा जो ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो यहाँ से राइट साइड के ब्रेन की को प्यूरिफाई करता है। हम्म। ठीक है। अब मैंने इसी से इनहेल किया है और इसी से एक्सहेल किया है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लेफ्ट से किया, तो मेरा जो राइट मोस्ट क्रिएटिव जो ब्रेन होता है, उसकी क्लिनजिंग कर रहे हैं। ओके। हम्म। इसी से इनहेल किया है, इसी से एक्सहेल किया है, और उसके बाद फिर हमने राइट से किया, ये राइट से किया। तो राइट से जैसे ही करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहां से लेफ्ट का जो ब्रेन है, और लेफ्ट ब्रेन का मतलब आप समझिए कि लेफ्ट ब्रेन का मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं है, हमारे जो चारों तरफ जो मनस है, मनस, मनस जो मेंटल बॉडी है, जो हमारा इथरिक बॉडी है, इनका भी क्लींजिंग साथ में होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्राण है ये,
और प्राण हमारा प्राण बॉडी का भी क्लींजिंग कर रहा है, मन का भी क्लींजिंग कर रहा है। तो जब हमने एक से इनहेल किया, लेफ्ट से किया इनहेल और लेफ्ट से ही एक्सहेल किया, अब जैसे आप सांस भरेंगे और छोड़ेंगे तो आपके एब्डोमेन से नीचे तक का जो ब्रीदिंग है, यानी कि मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद ऑटोमेटिकली होता है। मतलब हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे गर्दन करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली लगता है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे क्या है, हमारे दोनों ब्रेन्स के अंदर की क्लेंजिंग होती। इसीलिए नाड़ी शुद्धि का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्राण में शरीर के अंदर जो प्रवाह हो रहा है, जो हमारी गांधारी और जो हमारी पूषा, ये सब नाड़ियां हैं, इनकी क्लींजिंग हो रही है। जी समझ जी रहे हैं? जी। तो तो नाड़ी, आप हाँ, नहीं, तो आप बोल रहे तो एक बारी लेफ्ट करके फिर लेफ्ट में छोड़ेंगे, फिर राइट करके फिर राइट में छोड़ेंगे, या राइट लेफ्ट में 10 बारी करके रखेंगे फिर नहीं वन ऑल्टरनेट करेंगे? वन 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 वन। तो हम जो प्रैक्टिस आज तक, तो फिर कुंभक कैसे करेंगे, जो अंदर लेके फिर हाँ, देखो रोकेंगे फिर देखो, छोड़ेंगे फिर रोकेंगे? होल्ड, एक्सेल कर दिया, फिर हमने इधर से लिया, पूरब, कुंभक और रेचक। ओके। अब तो उससे अभी क्या होगा, जो हम सॉरी कुंभक बोलिए करते आप। हैं, जो कुंभक किया, कुंभक से क्या होता है, कुंभक से एक्सपेंशन होता है, लंग्स का एक्सपेंशन होता है। जैसे आपने कुंभक किया, कुंभक का साइंटिफिक वे क्या है कि जैसे आप कुंभक लगाएंगे, ऐसे ऐसे आपके जितने भी जो अंदर का बेड है जो लंग्स का, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन होने लगेगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन हम्म हमें इतना कुंभक नहीं लगाना होता कि हमारी सेंटर ही वीक होने लगे, है हम्म ना। क्योंकि जो ब्रेन है, उसके लोअर ब्रेन के अंदर हमारे सेंटर्स होते हैं। तो वो, अब हमें वो जो सेंटर्स हैं, अगर हम इतना कुंभक लगा लेंगे कि भाई होल्ड ही कर लो, 1:4:2 का रेशो कर लो, तो वो हमें इतना, मतलब हम परिवार के साथ रहते हैं तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना करिए। और कुंभक लगाने का सिंपल सा रीजन ये है साइंटिफिक, कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा होता है, तो हम वो ऑटोमेटिकली लगता है। आप देखो, अगर सांस लोगे और छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड का तो कुंभक ऑटोमेटिकली लग जाता है, हमें हम्म, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है जी ना। तो इतना जी। इतना हम जैसे 1 मिनट में हमारी 12 से 15 सांस होती है ना। तो 12 से 15 सांस है, उसके बाद 1 घंटे में हमारी 900 के करीब सांसें होती है। 24 घंटे में हमारी 26,000 के करीब, 2600 के करीब हमारी सांसें आती हैं, 1000। तो अगर हम इतना अपने ब्रीदिंग को, अगर हम नॉर्मल रूटीन में रखते हैं, नॉर्मली रखते हैं ब्रीदिंग को, ऑटोमेटिकली आपका 12 से 15 सांस ठीक है, मतलब वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग में आता है। तो जैसे अभी आपकी बात करते करते, मतलब जैसे आप बहुत डल बैठे हो, इसको बोलते पियर शेप। आपका जो पेट है, आप बहुत डल बैठे हो, उदास बैठे हो, टेंशन है, तो ना आपका पेट का जो साइज है ना, वो ऐसे पियर शेप हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। हम्म, हम्म, क्योंकि आपका, मतलब बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा ना इतना एक्सपैंड होने लगेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और वो इतना, ऐसे इतना गंदा लगता है कि खुद में समझ आती है कि कहीं गलती है, हम मेरे अंदर वो गलती है, मुझे उस गलती को सुधारना है। इसीलिए बाह्य कुंभक लगाते हैं। जिनका पियर शेप होता है, उसमें हम बाह्य कुंभक लगाएंगे, ऐसे सांस को छोड़ा और फिर होल्ड कर लिया, ताकि पेट अंदर चला जाए, ताकि वो जो एक ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच होने के बाद फिर वो पड़ा ही रहे वहां पे। तो वो स्ट्रेच हम्म, के बाद जब पेट अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल करने से, बाह्य कुंभक लगाने से वो ठीक होने लगेगा। ओके। तो फिर ये ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आज तक तो हमने वही सीखा है कि
यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो। कौन से अनुलोम प्रकार के विलोम, हैं? अनुलोम विलोम एक अलग प्रोसेस है, हाँ। ठीक है। अनुलोम विलोम का भी प्रोसेस अलग है, और उसका जो हम जब इनहेल करते हैं, देखो लेफ्ट से किया हमने, फिर राइट, राइट से निकालते हैं, तो इसका रीजन कुछ और है, नाड़ी शुद्धि का रीजन कुछ और है, ओके। ठीक है। आज हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, एक दिन हम अनुलोम विलोम की भी बात करेंगे, जी जी जी। ठीक है। जी, आप एक बारी अगर बोलेंगे, मतलब आपको अगर टाइम मिले या नेक्स्ट वीक आप बोलेंगे कि कैसे सुबह से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रीवा चक्र हुआ, फिर ये, फिर मतलब एक रूटीन अगर हमको फॉलो करने के लिए देंगे तो हम ये गूगल और ये बुक्स वो बुक्स कितने, मतलब इतना कंफ्यूजन है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो अभी आज ही मुझे पता चला कि देखिए मैं सिखाती हूँ, फिर भी आज मुझे पता चला कि यहाँ से लो, तो फिर ये बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया कि कैसे नाड़ी शुद्धि का मतलब क्या है ये करके। बुक है, ये अगर आप सिखाती हैं तो ये बुक जरूर पढ़िए, जी। अ, है ना, प्राण एंड प्राणायाम। पक्का। में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो जी हमारे संहिताओं के हैं, और ये जी। बहुत ऑथेंटिक बुक है बिहार स्कूल ऑफ योगा की। ओके। तो और भी बहुत सारी इसी तरह की बुक वो पब्लिश करते हैं, तो जी। बुक ऑटोमेटिकली, मतलब ये इस बुक के भी और भी आगे बहुत सारी सीरीज हैं, तो आप अगर इसको देखेंगी तो आपको बिल्कुल करेक्ट समझ आ जाएगा, जो मैंने बोला है वो इसी बुक से ही बोला है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।